हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं, कब हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता हुआ था, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। किसके प्रयासों से यह समझौता हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तन घटना कहा। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह मुंशी ने गांधी इरविन समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तन घटना कहा था। ठीक है। गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? इसमें पहला है बदरुद्दीन तैयब जी। आप सभी को पता है कि इन्होंने 1887 मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये पॉइंट आपका पहला गलत है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, बनारस अधिवेशन की, तो ये दूसरा भी आपका क्या है? गलत है, यानी ये अध्यक्ष बन चुके हैं दोनों। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, 1890 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, मराठा और केसरी,
ठीक है। मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। मराठा ये अंग्रेजी भाषा में थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में थी। और ये जो केसरी है ये आपका जो है मराठी भाषा में थे, ठीक है, केसरी मराठी भाषा की पत्रिका थी। कुछ और पॉइंट की बात करें तो इन्होंने 1893 में किस गणेश उत्सव की शुरुआत किया था, ठीक है, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत किया था। और 1895 में शिवाजी महोत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये सब पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित है? देखते हैं। पहला है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग दिया है दुर्गादास, नहीं, ए नेशन इन द मेकिंग ये किसकी पुस्तक है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी आपका क्या है? गलत है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू ये किसकी पुस्तक है? तो ये दुर्गादास की पुस्तक है, तो आपका दूसरा भी गलत है। तीसरा है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, ये करेक्ट है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये रफीक जकारिया की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो ए नेशन इन द मेकिंग ये किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में पूछा गया है ये दुर्गादास की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया था? रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, कब आया था? तो 1919 में यह आया था। और रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। डेट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं इसके बारे में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट 1919 लाया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है और इसे काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करा कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। इसमें पहला है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया 1503 में। गलत है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये 1510 में किया था, ठीक है, 1510 में। तो ये पहला आपका गलत है। दूसरा है पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया 1505 में। नहीं, 1505 नहीं, 1503 में, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया कब? 1503 में। तो ये भी आपका गलत है।
तीसरा है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी 1510, नहीं देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में किया। और गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1530 में बनाया था। ठीक है, 1530 में राजधानी बनाया था। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है? गलत है, तीसरा भी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो एक भी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे कथन क्या है? गलत है। देखते हैं इसको डिटेल से, इंपॉर्टेंट है। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो पहला वायसराय कौन था? ये भी ध्यान रखिएगा। तो अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। और दूसरा कौन आया? 1509 में अल्बुकर्क आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा वायसराय था ये। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवा को कब छीना था पुर्तगालियों ने? 1510 में। किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह से इसे छीना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन छीना था? तो अल्बुकर्क ने। ठीक है, 1503 में गवर्नर नीनो डी कून्हा ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। देखिए, पहले पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? कोचीन थी। 1530 में गवर्नर नीनो डी कून्हा ने गोवा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, कोचीन की जगह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपना पहला किला बनाया। सभी को पता होगा, 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पे? कोचीन में। और ध्यान रखिएगा, 1505 में दूसरी फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पे? कन्नूर में। ये भी ध्यान रखिए, कन्नूर में पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री खोली थी। पहली 1503 में कोचीन में। ठीक, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही है, पूछा जाता है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बिहार ने भी मना कर दिया था। ठीक है, चौकीदारी कर देने से। तो पहला सही है। दूसरा है, इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय सहभागिता रही। बिल्कुल करेक्ट है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, इस आंदोलन के दौरान रानी गैडिनल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया था। देश में हर जगह जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी और कर अदा करने से इनकार करने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियां घर से बाहर निकली और सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। नागालैंड की रानी गैडिनल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन की कमान संभाली थी। इंपॉर्टेंट है, रानी गैडिनल्यू ये कहाँ की थी? नागालैंड की थी। अच्छा, पूछा जाता है कि इन्हें रानी की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में इसका नेतृत्व संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? इंपॉर्टेंट है, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखशियर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखशियर। देखते हैं इसके बारे में। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो मुगल साम्राज्य था ये कमजोर होता गया। ठीक है, इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से सन 1717 ईस्वी में जॉन शरमैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी व्यापारिक शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। कब? 1717 में। इंपॉर्टेंट है ये, सन भी ध्यान रखिएगा। इस फरमान के द्वारा फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेकों व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए। ठीक है, यह फरमान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इससे भारत के आर्थिक इतिहास में मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाने लगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसमें पहला है 1602 ईस्वी। 1602 ईस्वी में ध्यान रखिएगा डच कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 में डच कंपनी की स्थापना। 1600 ईस्वी में आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला है 1664, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। आप सभी को पता है सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया? तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया था। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1664 में, जिसे कंपनी फ्रैंकस देश ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1664 में, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। देखते हैं, एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में किसने किया था? शेर अली अफरीदी ने किया था। इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो इनके कार्यकाल की, तो 1869 से 1872 तक ये भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे। इनके समय में क्या क्या घटना हुई थी वो भी देख लेते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की गई थी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया था। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना भी हुई थी और 1872 में पहली बार जनगणना मेयो के कार्यकाल में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में हुआ था। और अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 को भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ी गई थी। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह युद्ध हुआ था। कब? 1760 में। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। जो ये वांडीवास का युद्ध था ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763 तक चला था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कूट ने किया था। इंपॉर्टेंट है, वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरे कूट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काम्टे डी लैली या लाली ने किया था। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा जाता है। 1763 में पेरिस के संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। यह स्वयं वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 तक चला था उसका एक हिस्सा था। जो वांडीवास का युद्ध था ये सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ?
औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन सी, नवंबर 1858 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन सी। देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। आप सभी को पता है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। और बहादुर शाह द्वितीय ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, उसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। उसे बंदी बनाकर रंगून, वर्तमान जो म्यांमार कहा जाता है, भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था और उसके बाद इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और 1862 में इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य के अंत करने की घोषणा की और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक है, इसे घोषणा पत्र कहा जाता है। कब आया था? तो 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा पत्र आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और इसके माध्यम से भारत को जो है अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लासी के युद्ध के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा। पहला है, यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में तो लड़ा गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा 23 तारीख को भी लड़ा गया था, लेकिन दिसंबर में नहीं बल्कि जून में लड़ा गया था। ठीक है, जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है, यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही है, तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। करेक्ट है। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। कब हुआ था ये? 23 जून 1757। किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह हुआ था युद्ध। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इंपॉर्टेंट है ये। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो मीर जाफर को बनाया था। कई बार पूछा गया है ये। मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल के 24 परगनों की जमींदारी दी, साथ ही बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान किया। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह या जन विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आनंद मठ है ये किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1820 तक यह चला था। कहीं कहीं आपको 1770 भी मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध होने वाला भारत का पहला नागरिक विद्रोह था। ठीक है, भारत का यह पहला जन विद्रोह या नागरिक विद्रोह था। दरअसल 1770 के दशक में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया था, जिससे वहां के निवासियों को त्रस्त कर दिया था, जिसने जो है वहाँ के निवासी परेशान हो गए थे उससे। उसके पश्चात सन्यासियों, जो एक विशेष पंथ को मानने वाले धार्मिक समुदाय थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंजू शाह और देवी चौधरानी ने किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के खिलाफ दमन का सहारा लिया और 1820 तक इसको कुचल दिया। ठीक है, इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में किया गया। ठीक है, ये आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित। अब की बार पूछा गया था आनंद मठ प्रकाशित कब हुआ था? ये तो 1882 में यह
प्रकाशित हुआ था। और वंदे मातरम भी आपका यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन 1830 से 61 तक का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कई बार ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। देखते हैं, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे, जो मूलतः बरेली उत्तर प्रदेश के थे। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। और ये कहाँ के थे? ये बरेली के थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार लाना था। इस आंदोलन का शुरुआत पश्चिमोत्तर भारत से हुआ और आगे चलकर इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं अन्य शोषक वर्गों का विरोध करना हो गया। हालांकि इस आंदोलन का प्रसार भारत के व्यापक क्षेत्रों तक हो गया, लेकिन इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। देखते हैं 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे? ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखते हैं, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। वे मौलवी बनने के लिए दक्षिण भारत से फैजाबाद आए थे। ठीक है, ये मौलवी बनने के लिए दक्षिण भारत से फैजाबाद आए थे तथा अवध में मई 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें विद्रोह का प्रकाश स्तंभ के साथ साथ डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें डंका शाह कहे जाने का कारण यह था कि वे पालकी में बैठकर यात्रा करते थे, जिसके दौरान उनके साथ चलने वाले समर्थकों द्वारा जोर जोर से डंका या ड्रम बजाया जाता था, इसलिए इन्हें डंका शाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। देखते हैं, एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। यानी आपका पहले का चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा। तो ये आपका पहला ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो दो बचे हैं बी और सी में से। देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना महात्मा हंसराज ने किया था। तो बी का तीसरा हो गया, दोनों में है। देखते हैं, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। यानी सी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा इसमें दिया बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए गुरुकुल कांगड़ी, इसकी स्थापना 1902 हरिद्वार में हुई थी। किसने किया था? तो श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में लाहौर में हुई थी। किसने किया था? महात्मा हंसराज ने इसकी स्थापना किया था। देव समाज की स्थापना इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में, और किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, धर्म सभा राधाकांत देव 1830 कलकत्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अब की बार टीआई 3 में पूछा भी गया है, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सही है। कीटनाशक बनाने में, करेक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ये भी आप करेक्ट है। ठीक है, ये सब क्या है? मैग्नीज के उपयोग है, एनसीईआरटी में दिया है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है।
सिलचर को अहमदाबाद से नहीं, सिलचर को अहमदाबाद से नहीं पोरबंदर से जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, सीमा सड़क संगठन 1962 में बनाया गया था। 1962 में नहीं, ये आपका 1960 में बनाया गया था, तो ये आपका गलत है। तो सही पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया था TRE 1 में। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये देखिए आपका ये श्रीनगर है और यहाँ ये देखिए ब्लैक वाला यहाँ पे नीचे कन्याकुमारी है, तो ये आपका क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा है। पूरब पश्चिम की बात करते हैं तो ये आपका पूरब है, सिलचर यहाँ पे देखिए असम में है ये, और यहाँ से ये पोरबंदर तक है। पोरबंदर कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है ये। और सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, BRO की स्थापना कब हुई थी, तो मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये ध्यान रखिएगा, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? लिग्नाइट जो होता है ये कोयले का प्रकार होता है, और ये कहाँ पे मिलता है, तो नेवेली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेवेली में। और ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, याकोहामा रणनीति संबंधित है। याकोहामा रणनीति संबंधित है किससे, इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई थी। कब हुआ था ये, तो 1994 में। कहाँ पे, याकोहामा नगर में। और ये कहाँ पे है, तो ये जापान में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जापान में है ये। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुवेद्य हो गया। यह स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब बातें इसमें किया गया था, ठीक है। ये प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। कब हुआ था, 1994 में। कहाँ पे, याकोहामा में हुआ था, इसलिए इसे याकोहामा रणनीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है, इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक पूछ रहा है, कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है अक्षांश, तो अक्षांश से जलवायु प्रभावित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। देशांतर, ये भी करेक्ट है आपका। ऊंचाई, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से हैं आपका, अक्षांश हो गया, तुंगता यानी ऊंचाई हो गया, वायुदाब एवं पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी, ये भी करेक्ट है, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये सब जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? कैस्पियन सागर तो ये आपका रूस और कजाकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए जो कैस्पियन सागर है ये इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। कौन कौन से, देखिए मैप में देखिए, यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर है, इधर आपका देखिए कजाकिस्तान है, फिर इधर रसिया है, फिर अजरबैजान, और इधर देखेंगे आपका ये ईरान है, ठीक, और ये तुर्कमेनिस्तान है। तो 5 देशों के साथ सीमा इसकी लगती है। कैस्पियन सागर की इंपॉर्टेंट है, किससे किससे, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। देखिए मैप यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, अरल सागर है। कौन सा सागर है ये, अरल सागर है। इसकी सीमा किससे लगती है, तो ये कजाकिस्तान, और ये जो पिंक वाला दिख रहा है ये आपका क्या है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, इसकी सीमा इन दोनों से लगती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही है? हिमालय के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कह रहा है हिमालय की जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। अभी मैं आगे बताऊंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना है, नहीं, बेसाल्ट का नहीं, ग्रेनाइट का बना है, तो ये आपका क्या है, ये भी गलत है।
तीसरा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से हुई, ये करेक्ट है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से हुई है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 150 किलोमीटर है। यानी आपका इधर क्या है, ज़्यादा चौड़ा हिमालय, और पूरब में क्या है, तो यहाँ पे कम चौड़ा है। ठीक है, इधर आपका कम चौड़ा है और इधर क्या है, ज़्यादा चौड़ा है पश्चिम की ओर। ठीक है, इसलिए पहला गलत था। और इसका जो है लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ, किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से हुई है। देखिए यहाँ पे इधर आपका यूरेशियन प्लेट है, इधर आपका भारतीय प्लेट है। पहले यहाँ पे जो जहाँ पे अभी हिमालय है, पहले यहाँ पे क्या था, तैथिस सागर था। तैथिस सागर था पहले। जब इन दोनों का टकराव हुआ, इन दोनों प्लेटों का, तो तैथिस सागर ऊपर उठ गया, तो उसी से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हिमालय है इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है, महान हिमालय या बृहद हिमालय। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और ये हमेशा बर्फ से ढका होता है। ये आपका हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय। दूसरा अब इसका भाग है लघु हिमालय। यहाँ पे देखिए, लघु हिमालय ये आपका दूसरा है, और सबसे नीचे क्या है आपका, शिवालिक हिमालय है। तो कितने भाग हुए, 3, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है हिमालय की, शिवालिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महान हिमालय में ही आपका क्या है, एवरेस्ट पर्वत है। इसी में क्या है आपका, एवरेस्ट है। इसी में आपका मकालू है, कंचनजंगा भी आपका महान हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय की बात करें तो इसमें आपका जो अन्नपूर्णा चोटी है, ये लघु हिमालय में है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम में। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो लंबोद घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये आपका क्या है, लघु हिमालय, और यहाँ पे आपका क्या है, शिवालिक श्रेणी है। इनके बीच जो लंबोद घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसे द्वार भी कहा जाता है, दून भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वार कहाँ पे कहा जाता है, तो पश्चिम में इसके किसे क्या ऐसे क्या कहा जाता है, द्वार, और पूर्व में इसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे आपका हरिद्वार हो गया और दून से आपका देहरादून हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। देखिए, ऐसे तो आप लोग इसको सही मार देंगे, क्योंकि जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यहाँ तक तो सही है। ये गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, और ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती भी है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें दिया है गंगा के बाईं किनारे के समांतर बहती है, नहीं, बाईं नहीं, दाईं ओर बहती है ये। ठीक है, गंगा के दाईं ओर बहती है, इसलिए गलत है ये। ठीक है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा, हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, नहीं, हुगली नहीं है। कौन सा है, फरक्का है। ठीक है, फरक्का है, तो ये गलत है। तीसरा है, महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील स्थित है। महानदी डेल्टा के उत्तर में नहीं, दक्षिण में चिल्का झील स्थित है, दक्षिण में है, तो ये भी गलत है। तो उसमें पूछ रहा कौन सही है, तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, या गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या है, गंगा नदी है, और यहाँ पे आपका यमुना नदी है। ठीक है, ये आपका हरा वाला क्या है, यमुना नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, और यहाँ पे ये इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद में ही गंगा में मिल जाती है। यमुना की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका यमुना की सहायक नदी है। और जो यमुना है ये गंगा की सबसे
बड़ी सहायक नदी है। और ये गंगा की दाहिनी ओर, देखिए इधर आपका गंगा बह रही है तो इसका दाहिना आपका इधर होगा, तो ये दाहिनी ओर बहती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे है, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। महानदी के दक्षिण में क्या आपका चिल्का झील है, और ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कराए, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो किस प्रकार के वहां पे वनस्पति या वन मिलेंगे, वही बात कर रहा है, देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा हमें, पर्णपाती वन मिलेगा। उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेंगे, और सबसे ऊपर क्या मिलेगा, लाइकेन मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए हिमालय के गिरिपद में कौन सा वन मिलेगा, तो पर्णपाती वन मिलेंगे। यहाँ पे गिरिपद में तो पर्णपाती वन मिलेंगे, जैसे आपका शिवालिक वाले एरिया में तो पर्णपाती वन मिलेंगे। जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा वन मिलेगा, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, किस प्रकार के वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घासें मिलेंगे। उसके बाद फिर इससे ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन वन और चारागाह मिलेंगे। हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंडा वनस्पति जैसे आपका मांस एवं लाइकेन आदि पाई जाती है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ अगर हम नीचे रहेंगे, नीचे जो गिरिपाद एरिया है उसका बाहरी एरिया, तो वहाँ पे पर्णपाती वन। फिर उसके बाद 1000 से 2000 हमें कौन सा वन मिलेगा, तो आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन मिलेंगे। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण प्रकार के वन मिलेंगे। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन वन और चारागाह जो छोटे मोटे घासें मिलेंगी। फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मांस और लाइकेन मिलेगा या टुंड्रा वनस्पति यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला है, हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण एवं आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। जो हाथी होता है, कह रहा असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण एवं आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, हाथी जो है असम में पाया जाता है, कर्नाटक में भी, केरल में भी पाया जाता है। करेक्ट है ये। दूसरा, एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। एक सींग वाले गैंडे जो है ये पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसके लिए फेमस है। कौन सा जो है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी। तो ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है, जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण एवं थार में पाए जाते हैं। जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण एवं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। सभी पता है, करेक्ट है ये आपका। ठीक है, तो इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मेलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। किसे जो है मेलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में दिया है, एक बार DSSB में पूछा गया था ये। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम को कहा जाता है इसे। ठीक है, मिजोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और जो संथाल होते हैं ये किस पेड़ की पूजा करते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आपका TRE 1 या 2 में पूछा गया था, 1 में शायद पूछा गया था। तो किस पेड़ की पूजा करते हैं ये, तो ये कदम की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी, कदम की पूजा। देखते हैं, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और जो संथाल हैं ये महुआ और कदम पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, मुंडा और संथाल, ये ध्यान रखिए, महुआ की भी पूजा करते हैं और कदम की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की कुछ जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करते हैं। ये भी ध्यान रखिए, उड़ीसा और बिहार में इमली और आम की पूजा होती है। हमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा, पीपल की भी पूजा होती है, वट वृक्ष की भी पूजा होती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, पूछ रहा है किस फसल के लिए अधिक सहायक होती है।
तो पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया था, इससे वर्षा जो है किस समय में होती है, तो शीतकालीन वर्षा होती है, यानी शीत यानी सर्दी के समय में इससे बारिश होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी में बारिश होती है। तो इसमें कौन सा होगा, केवल रबी की फसल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। रबी की फसल आपको सभी पता है कि ये जो है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, फिर मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल रबी। रबी की फसल जैसे आपका गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब किसकी फसल है, रबी की फसल है। नेक्स्ट है, मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। मृदा की अत्यधिक अम्लीयता करा, यदि मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसका निवारण कैसे करेंगे, उसमें क्या मिलाया जाता है, आप सभी को पता है। अगर मृदा जो है अम्लीय हो चुकी है तो अम्ल में अगर हम क्षार मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, उदासीन हो जाएगा, यानी मृदा जो है नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है। तो अम्ल है, ये अम्लीय हो गई, तो उसमें क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो बिना बुझा हुआ चूना ये भी क्षार है, और बुझा हुआ चूना ये भी क्षार है, तो इन दोनों को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ठीक है, यदि अगर मृदा में यहाँ पे क्षारीय अगर हो गई, मान लीजिए मृदा क्षारीय होगी, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, तो उसमें अम्ल मिलाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि हम जो है रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो गई या क्षारीय हो गई तो दोनों स्थिति में क्या होते हैं, यहाँ पे जो है पौधे उगते नहीं हैं, यानी वो मृदा क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा अथवा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी इसमें क्या मिलाया जाता है, क्षार मिलाया जाता है। अगर वहीं मृदा क्षारीय हो जाए तो उसमें हम जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ क्या करते हैं, यानी जैसे कंपोस्ट खाद हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये अम्ल को छोड़ते हैं, यानी अम्ल निर्मुक्त करते हैं। तो जब क्षार में अम्ल मिलेगा तो मृदा उदासीन हो जाएगी। इससे क्या होता है, क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्षारीय हो जाए तो हम कंपोस्ट खाद वगैरह मिलाएंगे, अम्लीय हो जाए तो हम उसमें हम बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कह रहा कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। भोजन का पाचन, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर अगर दिया होता मोम का जलना दिया होता, मोम का जलना दिया होता तो ये क्या होता, रासायनिक परिवर्तन होता। जलना रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। करा किसी तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका जो है परिमाण किस पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ यानी या किस धातु से बना है वो, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल करेक्ट है कि कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है। ठीक है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है कि कितना बड़ा तार है। तार की मोटाई पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जरायुज जंतु नहीं है। करा कौन सा जरायुज जंतु नहीं है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं जरायुज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, जो बच्चे देते हैं। ठीक है, जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जरायुज जंतु कहा जाता है। जैसे आपका मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जो अंडा देते हैं तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, इन्हें अंड प्रज जंतु कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जरायुज नहीं है, तितली ये अंडे देती है, ऑप्शन बी। देखते हैं, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता, ये सब क्या है, जरायुज यानी जो बच्चे देते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं इन्हें अंड प्रजक जंतु कहते हैं। जैसे आपका मेढक हो गया, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी तथा कौवे, ये सब क्या है, अंड प्रजक जंतु हैं। और ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। करा कंधे पर लटकाए जाने वाले जो थैले होते हैं उसकी पट्टी जो होती है वो चौड़ी होती है, क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें यानी हम पट्टी को चौड़ा कर देंगे, चौड़ा कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दे, तो दाब क्या हो जाएगा, अपोजिट है। देखिए ना, दाब अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमें जो है ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो इस दाब को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दाब को कम करने के लिए
चौड़ी को पट्टी को चौड़ी किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ज़्यादा पतला लगा देंगे तो दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगला है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा संघ जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है। ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। देखते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर क्या है? आर्थ्रोपोडा ही है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? कॉकरोच हो गया, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सेंटीपीड, मक्खी, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? इंपॉर्टेंट है, करा किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो जीवाणु, इसमें कोशिका भित्ति होती है। नील हरे सवाल इसमें भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद का एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी है, केवल माइकोप्लाज्म को छोड़कर। ये ध्यान रखिएगा। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के लिए नियमन के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का प्रश्न जो है आपका TRE 1 में भी, TRE 2 में भी आपकी बार ही पूछा गया था। मस्तिष्क से संबंधित एक प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के लिए, श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी पूछ रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेडुला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो क्या होता है? मेडुला। ठीक, नेक्स्ट है, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो ऑप्शन सी, जिब्रेलिंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, ये तीनों क्या है? पादप हार्मोन है, लेकिन जो इसमें आपका जिब्रेलिंस है ये पादप हार्मोन है, लेकिन ये वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान के लिए प्राथमिक स्थल पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा इसमें, कूपिकाएं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासाद्वार या श्वास नली मत लगाइएगा, कूपिकाएं। ऑप्शन सी, ये कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़े में। देखते हैं, गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल फेफड़ों में पाए जाने वाले कूपिकाएं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एल्वियोली पतली दीवार वाली थैलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनके भीतर गैसों का आदान प्रदान होता है। दोनों फेफड़ों में करीब 300 मिलियन एल्वियोली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्लाज्मा ये किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, ये हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। इसमें 90 से 92% जल होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें 6 से 8% प्रोटीन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखते हैं इसके बारे में, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन पाया जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। और ग्लोबुलिन पाया जाता है और एल्बुमिन पाया जाता है। ये 3 प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फाइब्रिनोजन होता है, इंपॉर्टेंट है ये। फाइब्रिनोजन ये रक्त थक्का या स्कंदन में सहायक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन की जो आवश्यकता होती है किसमें होती है? रक्त का थक्का बनने में ये सहायक होता है। और ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र तथा जो एल्बुमिन है इसका उपयोग पराशरणी संतुलन के लिए होता है। ये इसके जो है उपयोग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मादाओं में प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? मादाओं में प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है,
राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? द रिपब्लिक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ये प्लेटो की रचना है, ऑप्शन सी प्लेटो। नेक्स्ट है, किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? करा किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकार क्यों जरूरी होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी, सरकार की शक्ति को सीमित करना इसका उद्देश्य होता है, ताकि सरकार जो है मनमानी ना करे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑस्कर 2025 के लिए कौन सी फिल्म चुनी गई है? इंपॉर्टेंट है ये, तो लापता लेडीज को चुना गया है, ऑप्शन ए लापता लेडीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का क्या करती है? चयन करती है। ठीक है, लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। किस श्रेणी में अगर पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है ये, तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, महिला ने भी जीता है, महिला टीम ने भी और पुरुष टीम ने भी, दोनों ने जीता है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जीएम गुकेश डोमाराजू, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल किया और 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए चर्चा में था काफ़ी। नेक्स्ट है, अनुराग कुमारा दिसानायके हाल में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? इंपॉर्टेंट है, अनुराग कुमारा दिसानायके किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये श्रीलंका के चुने गए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो शंख एयर, ऑप्शन बी शंख एयर। भारत की नई एयरलाइन शंख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।